हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक अपना जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव और दूसरा होगा जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था गोबर गैस या जैव गैस। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए और जाकर पहले उस वीडियो को देखिए। देखो, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। और इसे शुरू करने से पहले हम लोग दो तरह के कृषि की बात करेंगे, एक परंपरागत कृषि और दूसरी है जैविक कृषि या कार्बनिक कृषि। परंपरागत कृषि क्या है? ऐसी कृषि जिसमें हम लोग रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक पीड़कनाशक और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। मतलब ये जो परंपरागत कृषि है वो हानिकारक होती है। दूसरी तरफ जो जैविक कृषि है उसमें हम लोग एक जीव द्वारा दूसरे जीव का नियंत्रण करते हैं और उसकी जो है हानि कुछ भी नहीं है। तो देखो, पहली तरह की अपनी कृषि है परंपरागत कृषि। ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक कीटनाशक, पीड़कनाशक और रासायनिक उर्वरक आदि का उपयोग किया जाता है, परंपरागत कृषि है। अब केमिकल का यूज हो रहा है, इसका मतलब इसकी हानियां भी है। तो परंपरागत कृषि की हानि क्या है? पहला है पर्यावरण प्रदूषण। केमिकल्स का यूज हो रहा है तो पर्यावरण का प्रदूषण होगा। साथ ही साथ दूसरा जैव विविधता में हानि। जैव विविधता में हानि कैसे होती है? देखो, जब केमिकल का यूज होता है किसी एक कीट के लिए जिससे हमें फसल को बचाना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि केमिकल उस केवल एक ही कीट को नुकसान पहुंचाएगा। केमिकल तो जो हानिकारक कीट है उसे भी नुकसान पहुंचाएगा और लाभदायक कीट है उसे भी हानि पहुंचाएगा। मतलब ये लक्ष्य कीट के साथ साथ अलक्ष्य कीटों को भी हानि पहुंचाता है। और रही बात हानिकारक कीटों की, तो उन्हें भी यह अवांछनीय रूप से हानि पहुंचाता है, जिससे कि उस पर आश्रित जो दूसरे जीव होते हैं उनको भी हानि होती है। और मान लो अगर इन रसायनों के द्वारा अगर कोई भी एक कीट जाति विलुप्त हो जाती है तो उसके पीछे और कितनी जातियां विलुप्त होंगी ये भी हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि एक जाति के विलुप्त होने पर दूसरी जाति पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो परंपरागत कृषि की हानि में जो पहला है पर्यावरण प्रदूषण और दूसरा है जैव विविधता में हानि। देखो, वास्तव में ये रासायनिक कीटनाशक या पीड़कनाशक न केवल लक्ष्य जीवों को हानि पहुंचाते हैं बल्कि ये कई अलक्ष्य जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। देखो, जो कीट हमारा लक्ष्य है, टारगेट कीट, उसको तो ये हानि पहुंचाते हैं, साथ में जो लाभदायक या अलक्ष्य कीट है उसको भी हानि पहुंचा रहे हैं और जैव विविधता को भी हानि पहुंचाते हैं। तो इससे जो है जैव विविधता को भी हानि होगी। देखो, ये हानिकारक कीट का भी अवांछनीय हद तक अनुमूलन कर देते हैं, जिससे इस पर आश्रित अन्य जीवों को भी हानि होती है। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव में पहला है अपना परंपरागत कृषि। ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक कीटनाशक, पीड़कनाशक और रासायनिक उर्वरक आदि का उपयोग किया जाता है। परंपरागत कृषि की हानि क्या है? ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है और जैव विविधता को भी हानि पहुंचाते हैं। वास्तव में ये रासायनिक कीटनाशक या पीड़कनाशक न केवल लक्ष्य जीवों को हानि पहुंचाते हैं बल्कि कई अलक्ष्य जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं और जैव विविधता को भी हानि पहुंचाते हैं। ये हानिकारक कीट का भी अवांछनीय हद तक अनुमूलन कर देते हैं, जिससे कि उन पर आश्रित अन्य जीवों को भी हानि होती है। परंपरागत कृषि के बाद अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है जैव कृषि या कार्बनिक कृषि। देखो, जैव कृषि जो है वो आवश्यक क्यों है? तो परंपरागत कृषि की अगर हम लोग बात करें तो उसमें रसायन, कीटनाशक, पीड़कनाशकों का यूज किया जाता है और आधुनिक युग में ये बहुत ज़्यादा इनका उपयोग किया जा रहा है, जो कि मानव और अन्य जीवों के लिए हानिकारक है। इसके अलावा ये प्रदूषण भी करते हैं, मृदा को नुकसान पहुंचाते हैं, भूमिगत जल को नुकसान पहुंचाते हैं, फल, साग सब्जी, फसलों को हानि पहुंचाते हैं। इसके अलावा खरपतवार नाशी का जो यूज करते हैं हम लोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, वो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्हीं से बचने के लिए हम लोग जो है जैव कृषि या कार्बनिक कृषि करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बनिक कृषि में जो है हम लोग जैव नियंत्रण करते हैं। जैव नियंत्रण का मतलब क्या है कि एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का हम लोग नियंत्रण करते हैं। जैसे कि मान लो कि फसलों को मच्छर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसमें हम लोग परंपरागत विधि का भी यूज कर सकते हैं
मच्छरों के कंट्रोल के लिए, और जैविक कृषि का भी यूज कर सकते हैं। अगर परंपरागत कृषि का यूज किया तो हम लोग केमिकल का यूज करेंगे। केमिकल मच्छर को तो खत्म करेंगे, साथ ही साथ फसल पर भी हानिकारक प्रभाव डालेंगे, और इन फसल को खाने वाले मनुष्य या अन्य जीवों पर भी हानिकारक प्रभाव होगा। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं जैव कृषि की, तो जैव कृषि में जैव नियंत्रण किया जाता है। जैव नियंत्रण का मतलब क्या होता है? जैव नियंत्रण का मतलब होता है एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का नियंत्रण। जैसे कि मच्छर जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इन मच्छर को खाने वाले ड्रैगन फ्लाई को हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे, जिससे कि क्या होगा, ये ड्रैगन फ्लाई मच्छर को खाएंगे और वहाँ पर मच्छर कम या खत्म हो जाएंगे और हमारी फसल भी बच जाएगी। तो ये है जैव कृषि, जिसमें रसायनों का यूज नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को जैव कृषि या बायो कृषि का यूज करना चाहिए। देखो ये टॉपिक है हमारा जैव नियंत्रण में सूक्ष्म जीव। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है जैव नियंत्रण। जैव नियंत्रण यानी एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का नियंत्रण। यह इसकी सही डेफिनेशन है कि प्लांट रोग, पौधों में रोग या पीड़कों के नियंत्रण के लिए हम लोग जैव वैज्ञानिक विधियों का यूज करते हैं, उसे हम लोग जैव नियंत्रण कहते हैं। तो देखो अपना दूसरा पॉइंट जैव कृषि या कार्बनिक कृषि। पहला पॉइंट है इसमें, इस कृषि में जैव नियंत्रण किया जाता है, यानी जीव का जीव के थ्रू। दूसरा देखो, जैव नियंत्रण की विधियों परभक्षण पर आधारित होती है। जो जैव कृषि है उसमें जैव नियंत्रण किया जाता है। जैव नियंत्रण में हम लोग रसायनों का यूज नहीं करते हैं, परभक्षण पर यह आधारित होती है। जैसे ड्रैगन फ्लाई मच्छर का परभक्षण करती है, मच्छरों को खा जाती है। इसी तरह अगर एफिड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए लेडी बीटल है। तितली का कैटरपिलर लार्वे का कंट्रोल करना है तो उसके लिए बीटी बेसिलस थुरिंजिएंसिस उपयोग किया जाता है। और अब भारत के कई राज्यों में ऐसी फसल भी तैयार कर ली गई है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, जिनमें बीटी जीन विष जो है वो प्रवेश करवा दी गई है। तो ऐसे पौधे जिनमें बीटी जीन विष है, उनको जैसे ही तितली के कैटरपिलर लार्वा खाते हैं तो वो मर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कार्बनिक कृषि के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक कृषि या जैव कृषि के अनुसार जो है स्वास्थ्य की कुंजी क्या है, तो वो है जैव विविधता। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैव कृषि के लाभ क्या है, तो एक तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है और दूसरा जैव विविधता का भी संरक्षण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैव नियंत्रण द्वारा केवल लक्ष्य जीव का वांछनीय स्तर तक ही उन्मूलन होता है। परंपरागत कृषि में हम लोगों ने देखा था कि लक्ष्य जीव के साथ साथ जो है अलक्ष्य जीव पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहा था और लक्ष्य जीव भी अवांछित रूप से उन्मूलन हो रहा था परंपरागत कृषि में। जबकि जैव कृषि में जैव नियंत्रण द्वारा केवल लक्ष्य जीव का वांछनीय स्तर तक ही उन्मूलन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्लांट रोग तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। इतना क्लियर है? अब है कुछ जैव नियंत्रण कारक, और ये जो है हम लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है और बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो पहला है भृंग या लेडी बीटल। भृंग या लेडी बीटल जो है वो एफिड का नियंत्रण करता है। भृंग या लेडी बीटल किसका नियंत्रण करता है? एफिड का। इसी तरह मच्छर का नियंत्रण करता है ड्रैगन फ्लाई। एफिड का नियंत्रण भृंग या लेडी बीटल, मच्छर का नियंत्रण ड्रैगन फ्लाई। तीसरा है बीटी। बीटी यानी बेसिलस थुरिंजिएंसिस, इसकी फुल फॉर्म है, और ये जो है तितली का जो लार्वा है कैटरपिलर, उसका नियंत्रण करता है। तो बेसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी जो है वो बटरफ्लाई कैटरपिलर का नियंत्रण करता है, जो कि तितली का लार्वा है। चौथा देखो बेक्यूलोवायरस। बेक्यूलोवायरस जो है कीट और आर्थ्रोपोडा का नियंत्रण करता है। बेक्यूलोवायरस किसका नियंत्रण करता है? कीट तथा आर्थ्रोपोडा का। इसी तरह लास्ट अपना ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है वो कई पादपों के रोगजनकों को कंट्रोल करता है। एक बार फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि एफिड का नियंत्रण कौन करता है। जैव नियंत्रण कारक में एफिड का नियंत्रण कौन करता है? भृंग करता है या लेडी बीटल करता है? मच्छर का नियंत्रण ड्रैगन फ्लाई।
तितली का जो लार्वा है कैटरपिलर, उसका नियंत्रण करता है बीटी यानी बेसिलस थुरिंजिएंसिस। उसके बाद बेक्यूलोवायरस जो है वो कीट और आर्थ्रोपोडा का नियंत्रण करता है। और लास्ट है ट्राइकोडर्मा, जो कि कई पौधों के रोगजनकों को नियंत्रण करता है। क्लियर है? इन्हें नोट कर लेना और याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैव नियंत्रण कारक में अपना पहला कारक है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। देखो ये जो बेसिलस थुरिंजिएंसिस है, इसके बीजाणु जो है स्पोर, वो बाजार में पैकेट के रूप में उपलब्ध है। तो अगर ऐसी फसल है जो बटरफ्लाई के कैटरपिलर लार्वा से संक्रमित है, तो कुछ नहीं करना, बाजार जाओ, बेसिलस थुरिंजिएंसिस के बीजाणु या स्पोर का पैकेट लेकर आओ, पानी में घोलो इनको और संक्रमित फसल पर डाल दो, जिससे कि अब ये कैटरपिलर लार्वा अगर इन पौधों को खाएंगे तो ये जो बीटी जीव विष है वो इनकी आहार नाल में जाएगा, जिससे कि इनकी आहार नाल की मिडगट में छेद हो जाएगा और ये कैटरपिलर लार्वा मर जाएंगे। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो बीटी जीन विष है बेसिलस थुरिंजिएंसिस, इसकी जो जीन विष है उसे आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा कपास की फसलों में भी प्रवेश करवाया गया और ये भारत में किया गया है। और ऐसी फसलों का कई जगह भारत के कई राज्यों में उपयोग भी किया जा रहा है। और ये जो बीटी जीन विष इन कपासों में प्रवेश करवाई गई है, इन कपासों को हम लोग जानते हैं बीटी कपास के नाम से। और जब इन कपास के पौधों को तितली का कैटरपिलर लार्वा खाता है तो वही जीव विष जो है उनकी आहार नाल में जाता है, जिससे कि उनकी मिडगट में छेद हो जाता है और वो मर जाते हैं। तो ये है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। देखो बेसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया या जीवाणु के बीजाणु स्पोर बाजार में पैकेट के रूप में उपलब्ध है। इन बीजाणुओं को पानी में घोलकर बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा से संक्रमित दोषपूर्ण सरसों के पौधे, किसके पौधे? दोषपूर्ण सरसों के पौधों पर छिड़क दिया जाता है। जब इनका छिड़काव किया जाता है तो इनका जीव विष दोषपूर्ण बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा के आहार नाल में पहुंचता है। इनका छिड़काव कर दिया तो जब कैटरपिलर लार्वा इन सरसों के पौधों को खाएंगे तो उनकी आहार नाल में पहुंचेगा, मिडगट में छेद होगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद अपना दूसरा पॉइंट है ट्राइकोडर्मा, दूसरा जैव नियंत्रण कारक। देखो ट्राइकोडर्मा जो है वो एक कवक है, मुक्त जीवी कवक है, ठीक है, जो कि प्लांट में कई रोगजनकों का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो देखो ट्राइकोडर्मा जैव नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग प्लांट रोग के उपचार में किया जाता है, यानी पौधों के रोग के उपचार में ट्राइकोडर्मा कवक का उपयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा जाति एक मुक्त जीवी कवक है जो मूल पारितंत्र में सामान्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा यह बहुत से प्लांट रोगजनकों के प्रभावशाली जैव नियंत्रण कारक है। तो यह है ट्राइकोडर्मा। एक बार फिर से देख लो, ट्राइकोडर्मा जैव नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग प्लांट रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा जाति एक मुक्त जीवी कवक है जो मूल पारितंत्र में सामान्य रूप से पाए जाते हैं और यह बहुत से प्लांट रोगजनकों के प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक है। क्लियर है? अब अपना नेक्स्ट और लास्ट जैव नियंत्रण कारक है बैक्यूलो वायरस। देखो बैक्यूलो वायरस की अभी हम लोगों ने बात की थी कि ये नियंत्रण करते हैं कीटों का और आर्थ्रोपोडा का, अभी भी बात की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एफिड का कंट्रोल कौन कर रहे थे? भृंग या लेडी बीटल। दूसरा मच्छरों का कंट्रोल ड्रैगन फ्लाई। इसके बाद जो तितली का कैटरपिलर लार्वा था उसका कंट्रोल बेसिलस थुरिंजिएंसिस। इसी तरीके से कीट और आर्थ्रोपोडा का कंट्रोल जो है वो बैक्यूलो वायरस कर रहा था और पौधों में जो रोगजनक है उनका कंट्रोल जो है ट्राइकोडर्मा कर रहा था। देखा था, याद करना है वो। उसके बाद देखो बैक्यूलो वायरस पहला तो हो गया कीट और आर्थ्रोपोडा का नियंत्रण करता है। इसके बाद इसे जिस वंश के अंतर्गत रखा है उसका नाम क्या है, याद करना इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस।
तो बैक्यूलोवायरस को कौन से वंश में रखा गया है? न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस। इसके बाद बैक्यूलोवायरस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जाति विशेष होते हैं। जाति विशेष का मतलब क्या है कि ये जो ऐसे कीटों को ही नियंत्रित करते हैं जो हानिकारक है, लाभप्रद कीटों को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसी कारण ये जो है समाकलित पीड़क प्रबंधक का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करने हैं। कौन कौन से? देखो, बैक्यूलोवायरस पहला पॉइंट ऐसे रोगजनक है जो कीटों और संधिपादों, संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा पर हमला करते हैं। तो कीट और आर्थ्रोपोडा पर हमला करते हैं और उनको नियंत्रण करते हैं। पहला क्लियर है। उसके बाद देखो, अधिकांश जो जैव नियंत्रण कारक की तरह उपयोग किए जाते हैं, अधिकांश बैक्यूलोवायरस जो जैव नियंत्रण कारक की तरह यूज किए जाते हैं, उन्हें हम लोग न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस वंश के अंतर्गत रखते हैं। तो बैक्यूलोवायरस किस में आते हैं? न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस वंश के अंतर्गत। फिर बैक्यूलोवायरस जो वो जाति विशेष होते हैं। बैक्यूलोवायरस जाति विशेष होते हैं, मतलब देखो ऐसा देखा गया है कि इनका प्लांट, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों अथवा यहाँ तक कि लक्ष्य विहीन कीटों पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उसी पर इनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, मतलब ये जाति विशेष है। उसके बाद देखो, ये संक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशक के उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए। इंपॉर्टेंट है, कौन से स्पेक्ट्रम के लिए? संक्रिय स्पेक्ट्रम के लिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, यह विशेषकर तभी वांछनीय है जब लाभप्रद कीटों का संरक्षण किया जाए ताकि समाकलित पीड़क प्रबंधन का कार्यक्रम की सहायता हो सके, अथवा जब संपूर्ण पारिस्थितिकी सुग्राही क्षेत्र का उपचार हो। तो इतना क्लियर है बैक्यूलोवायरस। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है जो हमें याद रखना है। बैक्यूलोवायरस कीट और आर्थ्रोपोडा का संरक्षण करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस वंश के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, जाति विशेष होते हैं बैक्यूलोवायरस। चौथा, संक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशक उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए, तो संक्रिय स्पेक्ट्रम वाला याद रखना है। और समाकलित पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम की सहायता हो सकती है इनसे। ये पॉइंट जो है वो याद रखने ही रखने हैं बैक्यूलोवायरस से। क्लियर है? फाइनली अपना जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर हम लोग कुछ PYQ देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है जो कि नीट 2019 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस जैव नियंत्रण के एक कारक के रूप में प्लांट रोग उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखो, प्लांट रोग उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा बात की थी, तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना? सेकंड, ट्राइकोडर्मा करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह भी नीट 2019 का क्वेश्चन है। जैव नियंत्रण कारकों के सही विकल्प का चयन करना है। देखो, जैव नियंत्रण कारकों में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? भ्रंग या लेडी बीटल देखा था जो एफिड को कंट्रोल कर रहा था। दूसरा, ड्रैगन फ्लाई जो मच्छरों का कंट्रोल करती है। फिर बेसिलस thuringiensis कैटरपिलर, बैक्यूलोवायरस जो कि कीट और आर्थ्रोपोडा, और ट्राइकोडर्मा जो कि पादप रोगों का नियंत्रण करती है। तो जैव नियंत्रण कारक जिसमें दिए हुए वो ऑप्शन हमें चुनना है। पहला है देखो नोस्टॉक जो कि हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है, तो पहला अपना नहीं होगा। दूसरा है बेसिलस thuringiensis, बिल्कुल जैव नियंत्रण कारक है। टोबैको मोज़ेक वायरस नहीं होता है, तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड देखो ट्राइकोडर्मा, बिल्कुल पढ़ा था जैव नियंत्रण कारक के रूप में। बैक्यूलोवायरस बिल्कुल, बेसिलस thuringiensis बिल्कुल, तो थर्ड जो अपना सही होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों को जैव नियंत्रण कारक पहचानने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये अपना जो है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव से है। ठीक है, नीट 2018 में आया हुआ है। दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी, जब दूध से दही बनता है तो उसमें विटामिन B12 की मात्रा जो है वो बढ़ती है, जिससे जो है दही दूध से अच्छा पोषक माना जाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? विटामिन B12 फर्स्ट अपना
करेक्ट होगा। तो देखो ये जो टॉपिक है जैव नियंत्रण कारक, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसे अच्छे से कवर करना है हम लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 2012 में आया हुआ, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए पीड़कों या रोगों के जैविक नियंत्रण का निम्नलिखित में से एक उदाहरण कौन सा है। तो देखो प्लांट पीड़कों या रोगों का जैविक नियंत्रण ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा देख लो कौन से में। पहला अपना कुछ खास पादप रोगजनकों के लिए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज का होना, बिल्कुल प्लांट रोगजनक के लिए जो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है वो रोग या पीड़कों का जैव नियंत्रण करता है, तो पहला ही अपना बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। और ट्राइकोडर्मा भी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी नीट 2019 में ट्राइकोडर्मा का क्वेश्चन था, फिर 2012 में सेम क्वेश्चन जो है वो 2010 में भी पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या था, 2010 का क्वेश्चन था पादप रोग नियंत्रण में जैव नियंत्रण कारक काम में आता है, तो उसका भी आंसर ट्राइकोडर्मा था। फिर देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन नंबर 5, जैविक कृषि में निम्नलिखित में से एक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखो जैविक कृषि हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें क्या था कि केमिकल्स का यूज हम लोग नहीं कर रहे थे, तो बस वही देखना है। पहला है अपना केचुआ, ओसिलेटोरिया, ग्लोमस, घोंगा। तो देखो इनमें से जो है जैविक कृषि की बात करें हम लोग, सबसे पहले बात करें इसमें क्या उपयोग किया जा सकता है, तो केचुआ वर्मी कंपोस्ट घटक है। ओसिलेटोरिया की बात करें तो यह एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब जैविक कृषि में इसका भी उपयोग कर सकते हैं और केचुआ का भी उपयोग कर सकते हैं। ग्लोमस जो है वो माइकोराइजल घटक है, तो इसका भी हम लोग जैविक कृषि में उपयोग कर सकते हैं। बचा घोंगा जिसका जैविक कृषि में कोई उपयोग नहीं है, तो इसका अपना करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब अपना, निम्नलिखित में से किस एक को जैव पीड़कनाशक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता है वो बताना है। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, बेसिलस थुरिंजिएंसिस, ट्राइकोडर्मा, एनपीवी यानी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, जिसमें बैक्यूलोवायरस आता है। तो इनमें से कौन सा जैव पीड़कनाशक या जैव नियंत्रण के रूप में यूज नहीं होता है। तो ये तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। अब इसमें भी किसी को डाउट है तो वीडियो की शुरुआत में जाओ और जैव नियंत्रण कारकों को एक बार फिर से देख लो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। और इसी के साथ अपना जैव नियंत्रण कारकों में सूक्ष्म जीव जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में सूक्ष्म जीवों को देखेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।